दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीरज सरवैया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल साइंस फॉर सक्सेस पर। इस चैनल के माध्यम से हम साइंस कंप्लीट कर रहे हैं, वो साइंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, जैसे कि एसआई हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जेल प्रहरी और एमपीपीएससी। इन सभी एग्जामों के लिए हम साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और आप भी बहुत अच्छी तैयारी करिए। यहाँ हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक साइंस पढ़ने वाले हैं और बहुत ही सिंपल वे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ कंप्लीट कर चुके थे अंतः प्रतब्ध जालिका, खुरदरी अंतः प्रतब्ध जालिका, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये रिक्तिका, राइबोसोम, ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। बाकी कुछ बचा हुआ है, जैसे रिक्तिका बचा हुआ है भी हमारा, सेंट्रोसोम और लबक बचे हुए हैं, ठीक है, और केंद्रक, ये 4 चीज़ें बची हुई हैं। तो आज हम इनको कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लबक से, ठीक है। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज़, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे ये स्ट्रक्चर हमने जंतु कोशिका का बनाया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ लवक को शो कर दिया है, जबकि ये लवक पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर शो किया हुआ है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। यहाँ जो डायग्राम बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी ये डायग्राम पादप कोशिका का बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने यहीं पर इसको शो कर दिया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लवक। इंग्लिश में इसको प्लास्टिड कहते हैं, ठीक है। लवक क्या है? देखिए, हम जब पेड़ पौधों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे लिए अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के रंग का निर्धारण करने का जो काम है वो लवक का है, ठीक है। तो ये रंग निर्धारित करते हैं। देखिए, इनकी हम संरचना की बात करते हैं तो ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसे हैं? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं कि ये कैसे हैं भाई? दोहरी झिल्ली युक्त, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अपन ने देखा है कि हर एक कोशिकांग के अंदर कोई ना कोई लिक्विड भरा होता है, तो इसके अंदर भी लिक्विड है, ठीक है। उसका नाम हमने लिया है स्ट्रोमा, ठीक, स्ट्रोमा कहते हैं। अब देखिए, ये डीएनए, इसके अंदर और भी मटेरियल है, डीएनए और राइबोसोम, ठीक है। मतलब ये डीएनए और राइबोसोम को भी कंटेन किए रखता है। अपन ने देखा हुआ था राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, उसमें से ये 70S प्रकार के राइबोसोम रखता है, ठीक है। 80S एंड 70S के हमने 2 प्रकार के राइबोसोम पढ़े हुए थे, तो जिसमें से ये 70S रखता है, ठीक है, और साथ में डीएनए रखता है। अब देखिए, ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए रहता है और राइबोसोम रहता है, ठीक है। और राइबोसोम आपको पता है क्या है? ये आरएनए रखता है और साथ में प्रोटीन रखता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए, अपना आरएनए, अपना प्रोटीन, अपनी एनर्जी थे, वैसे ही इसके पास अपना डीएनए है, अपने आरएनए है, प्रोटीन है, सब कुछ अपना है। तो आधी ये काम स्वयं कर सकता है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है, सिर्फ आधे कामों के लिए, इसलिए इसको भी अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं, ठीक है। अर्ध स्वायत्त मतलब सेमी डिपेंडेंट है, ये आधी कामों के लिए दूसरे पे डिपेंड है, मतलब केंद्रीय कोशिका द्रव्य पे, और आधी काम ये स्वयं कर सकता है, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं, ठीक है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग हो गया। तो 2 प्रकार के, 2 हमने अर्ध स्वायत्त कोशिकांग पढ़े हुए हैं अभी तक, एक माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा लवक है, ठीक है। चलिए, और बात आ जाती है कि जैसे डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अभी तक जितना पढ़ा है उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है और लवक में भी डीएनए पाया जाता है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसमें हमें इतना ही जरूरी है। अब इसके बाद हम इसके प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो ये प्रकार की बात करते हैं। ये रंग के आधार पर हमने 3 प्रकार में इसको डिवाइड किया हुआ है। 3 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं हरित लवक, ठीक है, दूसरा वर्णी लवक और तीसरा आवर्णी लवक। इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो देखिए ये डिवाइड कैसे किया हुआ है, ये रंग के आधार पे ही किया हुआ है। देखिए हरित लवक का मतलब जहाँ हरा रंग पाया जाए वहाँ हरित लवक पाए जाते हैं। वर्णी लवक हरे रंग के अलावा और कोई रंग जहाँ पाया जाता है वहाँ वर्णी लवक पाए जाते हैं। आवर्णी लवक ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जैसे कि जड़ हो गई, तो उस स्थान पर ये आवर्णी लवक पाए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इनको हम वन वन एक एक करके लेते हैं और उनके थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हरित लवक की बात करते हैं। तो बात करते हैं कि हरित लवक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये हरा रंग प्रदर्शित करता है। तो इसमें एक रंजक या पिगमेंट पाया जाता है, उस रंजक का नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल हरा रंग प्रदान करता है, इस वजह से हरित लवक कैसे पाए जाते हैं? हरे रंग के पाए जाते हैं। ठीक है, तो पौधे का जितना भी भाग हरा है उस हरे भाग में ये हरित लवक पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, या ऐसी बात करें कि जहां भी क्लोरोफिल पाया जाता है वो भाग पौधे का हरा दिखाई देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये जो क्लोरोफिल है हमारे जीवन के लिए, हमारे मानव जीवन के लिए, मानव विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहोगे सर ये क्लोरोफिल मानव विकास में और मानव जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है? तो बात करते हैं। आपने ये तो पता ही होगा कि जो पौधे हैं अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और वो बनाते कैसे हैं? उनकी कंडीशन है कि जब उनके पास सनलाइट अवेलेबल हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो और ये क्लोरोफिल अवेलेबल हो। ठीक है, मतलब क्लोरोफिल की उपस्थिति, पानी की उपस्थिति और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, इन तीनों की उपस्थिति में वो अपना खाना बनाता है, और खाना बनाने के बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। वो ऑक्सीजन गैस हमारे मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। तो देखिए एक ऐसा मटेरियल वो उत्पन्न कर रहा है जिसके माध्यम से हमारे जीवन का संचालन होता है, इस वजह से ये मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई। दूसरा ये कि ये खाना बनाता है, खाना बनाता है और वो खाना अपने अंदर स्टोर करता है और अपना विकास करता है। ठीक है, जैसे कि कोई हल्का सा पौधा है, उसने अपने अंदर खाना स्टोर किया, वो बड़ा हुआ, फूल बना, फल बना, वो फल हमारे यहाँ तक पहुँचता है और हम उसको खाते हैं और हमें एनर्जी प्राप्त होती है और हमारे शरीर का विकास होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं से देन है, क्लोरोफिल की ही है, पौधों की ही देन है। ठीक है, तो हमारे भोजन का मुख्य भाग है वो पौधों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, हर चीज़ पौधों से प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर कि खाने की बात की, चलिए शाकाहारी वाली चीज़ें तो हमारे पौधों से आ जाती हैं, लेकिन मांसाहारी में तो क्लोरोफिल का कोई रोल नहीं है। नहीं, उसमें भी रोल है, क्योंकि आप जो भी जंतुओं का सेवन कर रहे हैं, जैसे सपोज कर लो बकरी का मीट आप खा रहे हैं, तो उसने भी अपना पहले विकास किया है। ठीक है, अपने शरीर का विकास किया है, और वो विकास कैसे किया है? पत्तियों को खा कर। ठीक है, और तो सोचो यदि क्लोरोफिल नहीं होता, पत्तियों का विकास नहीं होता, उनकी वजह से इन जानवरों का विकास नहीं होता, तो वो आप तक नहीं आ पाते। ठीक है, तो चाहे आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन किसी भी प्रकार की बात करें, दोनों में क्लोरोफिल या बोले कि पेड़ पौधों का बड़ा महत्व है। ठीक है, अब देखिए अभी जो अपन ने खाने की बात की कि क्लोरोफिल के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो देखिए क्लोरोफिल के द्वारा कहाँ बना रहे हैं? हरित लवक में। ठीक है, तो जहाँ भोजन बनता है, हमारे घर में मुस्तान को किचन कहते हैं या रसोई घर कहते हैं, इसलिए इसको भी कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, या किचन ऑफ सेल।
ठीक है, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका का रसोई घर कौन से कोशिकाओं को कहा जाता है, तो हरित लवक को कहा जाता है। ठीक है, और रसोई घर की संज्ञा सिर्फ पादप कोशिकाओं में है, क्योंकि जंतु तो भोजन बनाते नहीं, वो तो सिर्फ खाते हैं। ठीक है, बनाने का मतलब ये है कि वो अपना खुद बनाए प्रकृति से लेकर के, तो लेकिन ये बनाते नहीं, जंतु खाने का काम करते हैं, और खाने को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो जंतु कोशिका में किचन जैसा कुछ नहीं, लेकिन पादप कोशिका में जरूर है। ठीक है, रसोई घर और वो किसको बोला जाता है, हरित लवक को बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हरित लवक के बाद हम बात करते हैं वर्णी लवक की। या इन्हीं को बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमो, यहाँ क्रोमो का ले लो या वर्ण का मतलब भी होता है रंग। ठीक है, रंग तो अर्थात रंगीन भाग, पौधे के रंगीन भाग जो है वहां पर वर्णी लवक पाया जाता है। रंगीन भाग जैसे आप फल को देखेंगे तो फल रंगीन होता है, फूल रंगीन होते हैं, ये भाग इन भागों में वर्णी लवक पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ देखा था कि ये पिगमेंट होता है हरित लवक में, क्लोरोफिल, उसकी वजह से ये हरा रंग है। वैसे यहाँ वर्णी लवक में अलग अलग प्रकार के पिगमेंट, अलग अलग प्रकार के रंजक पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इनका कलर निर्धारित होता है। जैसे हम बात करते हैं टमाटर में, ठीक है, तो इसमें होता है लाइकोपिन, ठीक, लाइकोपिन या लाइकोपिन। ठीक है, गाजर में देखिए कैरोटिन, ठीक है, चुकंदर, इसमें विटामिन। ठीक है, तो देखिए ये रंग है, प्रकृति में तो बहुत सारे रंग हैं, लेकिन हमने कुछ का बताया। जैसे कि टमाटर का है लाल रंग है, तो उसके लिए कौन सा रंजक लाल रंग के लिए उत्तरदायित्व है, लाइकोपिन। ठीक है, और कैरोटीन की वजह से गाजर का लाल रंग होता है, विटामिन की वजह से चुकंदर का रंग लाल होता है। ठीक है, तो ये पिगमेंट है, इन्हीं पिगमेंटों की वजह से ये कलर निर्धारित होता है। वैसे वर्णी लवक हैं क्रोमोप्लास्ट में मुख्य रूप से लाल, पीला और नारंगी रंग को इस वर्णी लवक के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जब भी हम प्रकृति की ओर आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको लगभग लाल, पीला और नारंगी, इन तीनों कलर का ही कोई ना कोई फूल दिखेगा, या पेड़ पौधों के तीनों कलर के पार्ट दिखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम अवस्था में आप देखेंगे तो फूल जो देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाल कलर के हैं या पीले कलर के हैं। ठीक है, इनके और इन्हीं से मिलते जुलते कलर हैं। बाकी और जो अदर कलर हैं जैसे नीला हो गया या कोई अलग हरे कलर का, तो ऐसे बहुत कम पाए जाएंगे, बहुत ही रेयर केस कम पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम अवस्था में देखें तो यही पाए जाते हैं। तो इनको प्रमुख कलर कहा जाता है, वर्णी लवक के ये प्रमुख कलर हैं। ठीक है, चलिए, तो वर्णी लवक में इतना ही। तो ये हम समझ चुके हैं कि वर्णी लवक के लिए हर एक कलर के लिए एक पिगमेंट उत्तरदायित्व होता है। जैसे हमने 3 का यहाँ देखा, टमाटर के लिए लाइकोपिन, गाजर के लिए कैरोटिन, चुकंदर के लिए विटामिन। ठीक है, और इनके लिए 3 कलर मुख्य रूप से हैं, लाल, पीला और नारंगी। ठीक है, तो ये क्रोमोप्लास्ट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, आवर्णी लवक। ठीक है, आवर्णी मतलब इसका कोई रंग ही नहीं है। ठीक है, तो ये लवक वहां पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, जहां सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति रहती है वहां ये लवक पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुंच पाता है, जड़ वाले भाग में, जड़ वाले भागों में। ठीक है, तो जड़ों में पाए जाते हैं ये, जड़ों में जैसे एग्जाम्पल देखें आलू है, तो इसमें ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये काम का क्या करते हैं, ये भोजन का संचय करते हैं। नीचे हैं तो पौधे ने जो भोजन बनाया उनका संचय करते हैं, और भोजन का संचय ये स्टार्च के रूप में कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन के रूप में करते हैं, और वसा के रूप में करते हैं। ठीक है, अब ये जो लवक है 3 प्रकार से भोजन का संग्रह करते हैं, स्टोर करते हैं।
इसलिए इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे जो स्टार्च का संग्रह करता है उसको अमाइलोप्लास्ट, ठीक, जो प्रोटीन को करता है प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है, बसा जो करता है उसको इलियोप्लास्ट, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार से हमने लवक को नाम दे दिया गया क्योंकि इनका काम ही है संचय करना, और जो भोजन को 3 प्रकार से संचित किया जा सकता है, एक स्टार्च के रूप में करते हैं, प्रोटीन के रूप में करते हैं, बसा के रूप में करते हैं। तो जो स्टार्च के रूप में करते हैं उनको नाम दिया अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन के रूप में जो करते हैं प्रोटीनोप्लास्ट, बसा के रूप में करते हैं उनको इलियोप्लास्ट, ठीक है। तो इनका काम संचय करना है, ठीक है, क्लियर। तो आवरणी लवक में हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ये जो लवक हैं, अब अपन ने देखा कि हरित लवक, ठीक है, वर्णी लवक हो गया, आवर्णी लवक हो गया, हरित लवक, ये तीनों एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लीजिए क्या हो सकता है कि तीनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। कौन कौन से? क्लोरो, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, फिर अपन ने पढ़ा क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो ये चेंज हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है। कैसे परिवर्तित हो सकते हैं? जैसे टमाटर की हम बात करें तो जब वो उसका अंडाशय बनता है तब वो व्हाइट कलर का रहता है, व्हाइट कलर का रहता है मतलब वो ल्यूकोप्लास्ट में है उस अवस्था में। लेकिन जैसे टमाटर फल बना और वो कच्चा रहता है तब वो हरे रंग का रहता है। तो हरे रंग के भाग में अपन ने अभी पढ़ा क्या रहता है, क्रोमोप्लास्ट। तो हरे रंग में वो ल्यूकोप्लास्ट हो गया, फिर वो क्लोरोप्लास्ट और फिर क्रोमोप्लास्ट लाल कलर में आ जाता है। तो जब कच्चा रहता है टमाटर, जैसे यहाँ मैं लिख दे रहा, कच्चा टमाटर है उसका रंग हरा है, ठीक है, तो उसमें कौन सा लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जब वो पक गया, ठीक है, और लाल कलर का हो गया तो उसमें हरे के अलावा दूसरा कलर आ गया। तो अपन ने अभी पढ़ा कि जब हरे के अलावा कोई दूसरा कलर आ जाता है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है। तो जैसे पका हुआ टमाटर है, ठीक है, तो उसमें ये हो गया। और जब वो भ्रूण अवस्था में रहता है, ठीक है, जब बन ही रहा है बीज के माध्यम से, तब वो बिल्कुल सफ़ेद कलर का रहता है। सफ़ेद कलर का रहता है तो उसमें कौन सा प्लास्ट रहेगा, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, मतलब आवर्णी लवक उसमें उपस्थित रहेगा। तो मतलब ये है कि ये बदलता रहता है। जब टमाटर कच्चा था तो उसमें लवक कुछ और था, पक गया तो कुछ और है, भ्रूण अवस्था में था तब कुछ और है। ऐसे ही एक दूसरे से बदलते रहते हैं। एक और बात करते हैं, जैसे अपने आलू देखे होंगे, कुछ आलू तो बहुत अच्छे से प्योर मतलब वाइटिश कलर के रहते हैं, और कुछ देखे होंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा हरा कलर आ जाता है ऊपर। अब वो क्यों होता है? तो देखिए, जब तक वो ज़मीन के अंदर है, सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो जहां सनलाइट नहीं पहुंच पाती है तो वहां ल्यूकोप्लास्ट काम करता है, आवर्णी लवक होता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ज़मीन से ऊपर आया, ऊपर वाला भाग है, वो प्रकाश की उपस्थिति में आ जाता है, और प्रकाश की उपस्थिति में फिर वो क्लोरोप्लास्ट का निर्माण करता है, और क्लोरोप्लास्ट हरा रंग देता है, तो ये हरे रंग का हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो लवक हैं वो एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो लवक में हमें इतना ही पढ़ना है। यहाँ से हमारे जो प्लास्टिड हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, बात आगे करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लवक के बाद बात करते हैं रिक्तिका की। रिक्तिका या इसको वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। देखिए, रिक्तिका एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें जैसे भोज्य पदार्थ बने हुए हैं, अब प्रोटीन बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गए, पानी हो गया और अदर खनिज लवण हो गए। अभी बनने के बाद इनको स्टोर कहाँ किया जाए, एक रखने के लिए कहीं जगह चाहिए। तो इन सभी को स्टोर कहाँ किया जाता है, रिक्तिका में। अर्थात एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन, मिनरल्स, सब कुछ का यहाँ संग्रह रहता है, ठीक है। जब कोशिका के पास ये सब मटेरियल एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो रिक्तिका के पास भेज देता है, और रिक्तिका उसका संग्रह कर लेती है। जब इन ऑर्गन को इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है,
तो वापस वो रिक्तिका से ले लेती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब स्टोर किया जाता है तो इसको पावर हाउस ठीक है, इसको स्टोर रूम कहते हैं। ठीक है, स्टोर रूम मतलब जहां हम चीजों को रख सकें। ठीक है, या भंडारण गृह। ठीक है, भंडारण गृह कहा जाता है। भंडारण गृह यहाँ जहाँ किसी चीजों का भंडार किया जा सके। तो देखिए और देखते हैं कि जो रिक्तिका है वो पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। ये पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में इसका आकार बड़ा होता है और जंतु कोशिका में इसका आकार छोटा होता है। देखिए इसका आकार बड़ा है, इस वजह से ये संख्या में कम पाई जाती हैं। ठीक है, कैसी संख्या में कम होती हैं, पर ये छोटी हैं तो छोटी छोटी बहुत सारी, तो ये संख्या में ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, ये दोनों में पादप में बड़ी बड़ी होती हैं रिक्तिकाएं और जंतु में छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, अब ये बड़ी हैं तो संख्या में कम पाई जाती हैं, 1 से लेके 5 और 6 तक, और यहाँ पर ये संख्या में ज़्यादा, इसमें बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, इनका काम देखते हैं क्या है। ये क्या करती हैं, कोशिका को आकार प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, कोशिका को आकार प्रदान करती हैं। ठीक है, आकार प्रदान कैसे, क्योंकि इसमें सभी कुछ पदार्थ भर जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल हो गया, विटामिन भरने के बाद ये फूल जाती है और उनके फूलने की वजह से ही कोशिका अपना एक आकार ले लेती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं को आकार प्रदान करती है। देखिए क्या होता है, जैसे कि पेड़ पौधों की बात करें, आप किसी प्लांट्स पर पानी न डालें 1-2 दिन तो वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है। आखिर क्या वजह है कि वो मुरझाने लगा, जब तक वो अच्छा था, ठीक है, मुरझाया नहीं हुआ था, तब तक सब ठीक था। तब क्या कंडीशन थी, तब ये कंडीशन थी कि रिक्तिका थी, रिक्तिका में पानी पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ था, वो फूली हुई थी। ठीक है, कोशिका अपना एक आकार लिए हुई थी, इसलिए पत्ती भी अपना एक स्पेशल आकार लिए हुई थी, क्योंकि पत्ती भी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। लेकिन जैसे ही उस पर धूप पड़ी, पानी का वाष्प बन के बाहर निकल गया, अब जो पानी उसमें से बचा नहीं, पानी बचा नहीं, तो ये रिक्तिका क्या हो गई, थोड़ी सिकुड़ गई। इसके सिकुड़ने से ये कोशिका भी सिकुड़ गई और कोशिकाओं के सिकुड़ने से पत्ती भी सिकुड़ गई, जिसको हम कहते हैं कि पत्ती मुरझा गई। ठीक है, तो इस रिक्तिका में पानी का या रिक्तिका का ही बड़ा महत्व है। ठीक है, तो क्लियर है कि ये आकार प्रदान करती है। ठीक है, और भंडार गृह हो गया। ठीक है, तो रिक्तिका के लिए इतना ही। ठीक है, तो डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिक्तिका भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब बचा सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम या हिंदी में इसको तारक काय कहते हैं। देखिए हमारी कोशिका में जो केंद्रक है, केंद्रक के बाहर, केंद्रक से पास, यहाँ पर ही संरचना पाई जाती है स्टार स्टार करके, उसको तारक काय कहा जाता है। ये 2 प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार के स्टार इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके, तो इनको कहा जाता है तारक काय। ठीक है, इसमें ये 2 संरचनाएं पाई जा रही हैं, इनको तारक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, ये जो तारक केंद्र हैं ये बेलनाकार संरचनाएं हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं और ये एक दूसरे से 90 डिग्री में अरेंज रहती हैं। 90 डिग्री में कैसे, थोड़ा सा अपन इसको देखते हैं। ये इस तरीके से। ठीक है, ये जो 2 स्टार हैं वो एक्चुअली ये दिख रहे हैं, इधर वाले पार्ट, अब वो अपना शेप सही नहीं आया है, ये वाले पार्ट। ठीक है,
तो इस तरीके से दूरी दिखाते हैं, इनको हम तारक केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो दो तारक केंद्र देखिए वो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर अरेंज हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहे हैं ना, इस तरीके से ये उसमें उपस्थित रहते हैं। इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से तारक काय कहा जाता है। ठीक है, तो तारक काय, जब दोनों तारक केंद्र मिलते हैं तो उसको तारक काय, और अकेला ये है एक पार्ट, ये एक वाले स्टार की बात करें तो ये तारक केंद्र है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, तो देखिए ये सामान्य तौर पर तब एक्टिव होते हैं जब कोशिका का विभाजन हो रहा होता है। विभाजन हो रहा होता है उस टाइम पे ये केंद्रक के, जैसे कि ये केंद्रक है, ठीक है, ये यहाँ पर ये दोनों उपस्थित हैं। लेकिन जब विभाजन की बात आती है तो एक स्टार ऊपर की ओर चलने लगता है, ये वाला ऊपर की ओर, और ये नीचे की ओर जाने लगता है। ये ऊपर की ओर पहुंचता है नीचे की ओर, यहाँ पर ये स्पेंडल फाइबर जनरेट करता है या एस्ट्रल रे के द्वारा। तो इसमें से किरणें निकलती हैं, याद रखना कौन सी किरणें निकलती हैं विभाजन के समय, एस्ट्रल रे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एस्ट्रल किरणें। ठीक है, तो इसमें से एस्ट्रल किरणें निकलती हैं जो क्या करती हैं, इस केंद्रक को, सॉरी केंद्रक को नहीं, यहाँ पर इसमें उपस्थित गुणसूत्र को आधे पार्ट को ऊपर तोड़ के ले जाती हैं और आधे पार्ट को नीचे तोड़ के ले जाती हैं। जब ये स्पेंडल फाइबर गुणसूत्र को आधे को ऊपर ले जाते हैं और आधे को नीचे ले जाते हैं, और इस तरीके से आगे जाके दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और वहाँ देखिए जैसे ये गुणसूत्र हैं आधे आधे बढ़ जाते हैं तो संख्या में समान रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ 23 पेयर हैं तो 23 पेयर 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो 46 में से आधा तोड़ोगे तब भी 46 है और आधे भी 46 है, इन दोनों को मिला के एक बनाओगे तब भी 46 रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाके भी 46 गुणसूत्र हो जाते हैं और यहाँ पर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने गुणसूत्र इसमें हैं उतने ही इसमें हो जाते हैं। तो आखिर ये विभाजन किसकी वजह से संभव हो पा रहा है, वो हो पा रहा है तारक काय की, तारक केंद्र की वजह से या तारक काय की वजह से। वो एस्ट्रल रे जनरेट करते हैं, स्पेंडल फाइबर बनाते हैं और गुणसूत्रों को वो आधा तोड़ लेते हैं और नई कोशिकाएं बना देते हैं। ठीक है, तो ये उनका मुख्य काम है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम में भी इतना ही, क्लियर। चलिए, तो इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा डीप की और हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमारे आगे और क्या क्या बच गया है, तो हम एक बार देखते हैं। रिक्तिका कंप्लीट हो गया, राइबोसोम हो गया, अंतःप्रदब्ध जालिका, गोल्गी, ये भी कंप्लीट, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम। चलिए, ये रह गया हमारा केंद्रक, लवक हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, कोशिका झिल्ली। अब सिर्फ केंद्रक रह गया है, केंद्रक के अंदर ही हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। तो फिर केंद्रक को, अब एक्चुअली जब हम केंद्रक को स्टार्ट करेंगे तो तभी हम उसको फिनिश करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम केंद्रक को कंप्लीट करेंगे और उसके आगे और जितना कोशिका से संबंधित फैक्ट रहेंगे उनको हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप सभी को यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों से एक फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, और जिनको आवश्यकता है वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो बच्चे पढ़ाई अपनी कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो प्लीज़ वहाँ तक पहुँचाएँ। और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करें, अच्छा लगता है तब भी कमेंट करें, और इसको कितना अच्छा बनाया जा सकता है फिर भी कमेंट करें। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।